हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा नया चैप्टर है दिल्ली के सुल्तान। इसमें क्या इस चैप्टर में पूरा बताने का पूरा ये प्रयास किया गया है कि जो दिल्ली के जो भी पहले तो दिल्ली किसी भी ऐसे प्रशासनिक राज्य का केंद्र नहीं थी, लेकिन ये किस प्रकार ये अपना केंद्र इसने स्थापित किया, किस प्रकार दिल्ली उभर कर एक राजधानी के रूप में या एक जो दिल्ली सुल्तान थे उनके राज्य के रूप में निकलकर सामने आई। इसके अलावा इसमें अनेक जो धीरे धीरे इसमें वंश स्थापित हुए, उन्होंने किस प्रकार इस पे साम्राज्य किया, अपना शासन शुरू किया, इसकी शुरुआत। और चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा है कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं सदी में बना। तो प्रारंभ में जब भी हम अनेक अभी इससे पहले भी हमने कई राजाओं के प्रशासन के बारे में पढ़ा, जिसमें से ये बताने की ये कोशिश कर रहा है समझाने की कि जो हमारा जो ये दिल्ली केंद्र है, ये जो शुरुआत में ये कोई केंद्र नहीं रहा। हालांकि ये जो दिल्ली उभर के आई, ये 12वीं शताब्दी में एक शहर का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। और इसके अलावा तालिका 1 में देखिए कि पहले पहल तोमर राजवंशों के काल में दिल्ली किस राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चहवानों ने परास्त किया। तोमरों और चहमानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक केंद्र बन गया। इन शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यह दहलवी कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। देखिए अब इसमें ये भूमिका तैयार कर रहा है कि जो दिल्ली है वे किस प्रकार एक उसमें सुल्तानों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो प्रारंभ में क्या था, जो ये तोमर और जो ये चहवान थे, इन्होंने एक दूसरे को मतलब इनका युद्ध हुआ और इन्होंने आक्रमण किया एक दूसरे पर, और चहमानों ने इसे जीत लिया। इसके बाद इसे दिल्ली को एक वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। और यहाँ पर जैन जो व्यापारी होते थे वे अधिकांश रहते थे। इसके अलावा और भी व्यापारी रहते थे और यहाँ मंदिरों का कुछ निर्माण करवाया। इसके बाद 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं शताब्दी के आरंभ में इसके साथ दिल्ली के एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 में नज़र डालिए, उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिसने मिलकर दिल्ली सल्तनत बनाई। अभी हम आगे इसी के बारे में देखेंगे आगे क्या है इसमें, जिसमें जिस इलाके में हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दहली ए
कुल्हना, सिहरी और जहाँपनाह की पहचान कीजिए। दिल्ली है कुहना, ये है जहाँपनाह और ये है सिरी। ये दिल्ली है कुहना। ये देखिए कुछ राजवंश दिए हैं जो दिल्ली के शासक रह चुके थे। तोमर राजवंश आरंभिक 12वीं शताब्दी में से लेकर और 1165 तक। फिर है अंगपाल, और ये इनका जो शासनकाल रहा है 1130 से लेकर 1145। फिर चौहानों का रहा है 1165 से लेकर 1192 तक। फिर पृथ्वीराज चौहान का 1175 से लेकर 1192 तक। प्रारंभिक तुर्क, अब देखिए जो ये तुर्क हमारे भारत पर पहले तो ये एक जैसे कि खाना बदोश होते हैं, जिनका मतलब जो एक स्थान पे नहीं ठहरते, अपना स्थान बदलते रहते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे भारत में आए थे आक्रमण करते हुए। तो फिर इनका क्या हुआ, धीरे धीरे यहीं पे साम्राज्य स्थापित हो गया। तो यहाँ से अब तुर्क जो आए वो ऐसे ही आए थे, और इन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ा लिया। तो प्रारंभिक जो तुर्क आए थे वे 1206 से लेके 1290 के अंतर्गत इनका शासन रहा है। ये शासनकाल की अवधि है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो आए थे, इनका जो शासनकाल का समय अवधि थी वे थी 1206 से लेके 1210 तक। फिर शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से लेके 1236 तक। फिर रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक। फिर गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287 तक। इसके अलावा खिलजी वंश जो था वे 1290 से लेकर और 1320 तक। और जलालुद्दीन खिलजी वे 1290 से लेकर 1296 तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक। फिर इसके बाद तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1324 तक। मोहम्मद तुगलक 1324 से लेकर 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक। इसके अलावा है सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। फिर है खिज़्र खान 1414 से लेकर 1421 तक। फिर है लोदी वंश 1451 से लेकर 1426 तक। बहलोल लोदी 1451 से लेकर 1489 तक। ये जो राजवंश हैं और ये जो नाम दिए गए हैं जिन प्रशासकों ने शासन किया, ये पूरी वंशानुक्रम जो चलती आती है पीढ़ी, वे नहीं है, बल्कि ये वे नाम हैं जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण जो राजा रहे हैं अर्थात सुल्तान रहे हैं उनके नाम हैं। और ये देखिए इल्तुतमिश का मकबरा यहाँ पे ये दर्शाया गया है। ये अलाई दरवाज़ा है। ये देखिए ये यहाँ पे ये जो जैसे टीला नहीं बनता स्तूप्स का, वैसे कुछ ऐसी कलाकृति है। यहाँ की जो स्थापत्य कला जो मुग़लों ने स्थापित करी, उनकी जो शैली थी, वास्तु शैली थी, वो बहुत हिंदू धर्म से और कुछ अनेक धर्मों से प्रभावित इनकी कुछ वास्तुकला थी, जो इन्होंने इमारतें बनवाई थी, स्मारक बनवाए थे। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक का मकबरा ये है।
तो देखिए आगे अब चलते हैं हम, क्या है दिल्ली सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे। इसमें कुछ नहीं, ये जो ये बताया गया है कि इसकी जो सुल्तान थे उनके बारे में जो जानकारी है वे किस प्रकार मिलती हैं। तो अभिलेखों से, सिक्कों से, इसके अलावा स्थापत्य कला जो भवन होते हैं उनसे, और इसके अलावा जो इतिहास, तारीख, इन सब से दिल्ली के सुल्तानों की जानकारी मिलती है। और जो पुस्तकें किस प्रकार तैयार की जाती थी, त्वारिख जो होते हैं, त्वारिख के लेखक सचिव, प्रशासनिक, कवि, दरबारी और सुरक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तो ये जो खासकर इन कवि के बारे में, दरबारी के बारे में, शासकों के बारे में, लेखक के बारे में बात करिए तो ये जो ग्रंथ लिखते थे, जो पुस्तकें लिखते थे, वे इसके बारे में बताया गया। और ये पुस्तकें किस प्रकार तैयार होती थी, जैसे कि ये देखिए पांडु लिपि को तैयार करने के 4 चरण होते थे। पहला कागज़ तैयार करना, ये देखिए ये यहाँ पे कागज़ तैयार हो रहा है। और इसके बाद लेखन कार्य, ये देखिए यहाँ पे लेखन कार्य दिखाया गया है। इसके अलावा इनके जो महत्वपूर्ण शब्द और अनुच्छेद की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जो सोना है उसे ना पिघलाकर और उसको अच्छे से तराश कर उन शब्दों पर कुछ इस प्रकार उसकी परत चढ़ाई जाती थी सोने की, उसे और आकर्षित बनाने के लिए। तो ये भी इसका महत्वपूर्ण कार्य रहा है। जैसे ये देखिए ये सोना पिघलाते हैं, फिर इसके बाद उन शब्दों को जो लिखे गए हैं उस पे उसका लेपन करते हैं खूब अच्छी तरीके से, बारीकी से, सुंदरता से, ताकि वे देखने में आकर्षक लगे। इसके अलावा जिल्द तैयार करना, जब ये पुस्तक तैयार हो जाती थी तो वे जिल्द तैयार कर उनके ऊपर, पुस्तकों के ऊपर जिल्द चढ़ाई जाती थी। कुछ इस प्रकार का कार्य होता था। न्याय चक्र, ये थोड़ा सा हम देखिए इसमें क्या दिया गया है। 13वीं सदी के इतिहासकार खफ ए मुदम्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदारी से जो प्रशासन है उसको बढ़ावा दे। और इसके अलावा जो पुस्तक लिखी गई थी वे मतलब जो ये लेखककार होते थे वे अब देखिए इसमें सीधा हम इन शब्दों पे चलते हैं। ये कुछ बातें ध्यान में रखें जो लिपिबद्ध करते थे। और इसके अलावा जो लेखक थे उनके बारे में ये बातें बताई है। त्वारिख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते होंगे। वे अक्सर अपने इतिहास, सुल्तानों के लिए और उनके ढेर सारे इकराम पाने की आशा में लिखते रहते थे। जो लेखक थे वे अपने इनाम पाने की इच्छा से, इसके अलावा और अधिक अपने सुल्तान की प्रशंसा में ये जो पुस्तकें होती थी वे लिखते थे। ये जो लेखक है अक्सर प्रशासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ये लेखकों का कार्य मुग़ल सल्तनत का
जो सुल्तान का जो काल चल रहा था उसमें था। समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचार से सारे लोग सहमत नहीं थे। जो लेखक, जाहिर सी बात है, जो लेखक होगा अपने जो राजा है वे जिसके लिए पुस्तक लिख रहा है या जिसके प्रशासन काल के बारे में लिख रहा है वे उसकी प्रशंसा ही लिखेगा। इसके अलावा वे अपनी मर्यादा और अपने सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए लिखेगा। तो वे जो लिंग भेद है और जन्मसिद्ध अधिकार है इस पर एकदम खुली टिप्पणी नहीं करेगा। कुछ सीमाओं के अंदर रहकर वे आदर्श स्थापित कर लिखते होंगे। तो बहुत से जो लोग थे वे इनसे सहमत नहीं थे, इनके विचारों से। हालांकि अब इतिहास तो है ही ऐसी चीज़ जिस पे अधिकांश व्यक्ति एक ही विचार पे सहमत नहीं होते। वही जन्मसिद्ध अधिकार का अर्थ बताया है कि जन्मसिद्ध अधिकार जो जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, और लिंग भेद वही जो स्त्री और पुरुष को अधिक स्त्री की अपेक्षा बलशाली और शक्तिमान दिखाया जाता है और यह समझा जाता है। और इसी में आगे रज़िया सुल्तान की बात करिए। रज़िया सुल्तान जो थी वो जो सुल्तान का काल चल रहा था उसमें ऐसी पहली महिला थी मुस्लिम जिन्होंने अपने पिता की राजगद्दी संभाली। हालांकि उन्होंने काफ़ी वर्ष तक शासन नहीं किया, लेकिन फिर भी जब उन्होंने ये राजगद्दी संभाली तो उन्हें कई जो सामाजिक चुनौतियां हैं और जो समाज के जो ऊंचे पद पर व्यक्ति जो थे आसीन, उनके विरोध का कहीं न कहीं सामना करना पड़ा। हालांकि उनका जो विरोध खुले तौर पर नहीं था, लेकिन वे अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला। तो देखिए आगे रज़िया सुल्तान के बारे में। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रज़िया सुल्तान के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों एवं पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसीलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा क्यों मर्दों की सूची में नहीं आता। इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। इसमें जो लिखा मतलब इसमें अभी के लिए बताया है कि 1240 में उसे हटा दिया गया। हालांकि सच बात तो ये है कि उसकी एक जो उसके राज्य में जो सामाजिक व्यवस्था थी वे अस्त व्यस्त हो गई थी, और वे किसी युद्ध की ओर प्रस्थान करने जा रही थी। तो शायद उधर कहीं मतलब उसकी ना हत्या करवा दी गई थी किसी जो बड़े धनवान व्यक्ति हैं उनके द्वारा। तो फिलहाल उसका जो शासन रहा था वे 1240 तक ही रहा था। रज़िया ने अपने जो अभिलेख और सिक्कों में अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक मध्य प्रदेश के वंगलंग क्षेत्र में किसी समय कात्यायन वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रज़िया का व्यवहार
बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। आगे हम जब आगे हम और पढ़ेंगे तब इन सब जो रानियां हैं ना, इनकी जो कहानियां हैं, इनकी जो स्टोरी है, हिस्ट्री में, इतिहास में जो भी इनका योगदान रहा है, वे हमें आगे देखने को मिलेगा। जो रानी दिद्दा है उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। ये लिखा है मिनहाज सिराज ने। ये उनकी कुछ विचार थे। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार हुआ उसके बारे में शमशुद्दीन द्वारा जीते गए शमशुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा ये जीते गए प्रमुख शहर हैं रणथंबोर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, बदायूं, सुनाम, नालंदा। इसके अलावा उच्च, ग्वालियर, रणथंभोर, बनारस, अवध, लखनौती, बदायूं, कोल, मंदोर, ये जो जीते गए हैं, जो भी ये जो शहर हैं, ये कहाँ हैं? भारत के उत्तरी और कुछ पश्चिमी सीमा पे और पूर्व सीमा पे। देखिए आगे इसमें क्या 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों के निवास के लिए बने मजबूत किले शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों में संबंध लेकर उनसे दूर भीतरी प्रदेश पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूट पर निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली की 13वीं शताब्दी की बात की जो वहाँ के राजा तो नहीं, सुल्तान, हालांकि जो ये सुल्तान एक राजा की तरह होता था, लेकिन हमारे प्राचीन समय पे राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जैसे ये तुर्क आ गए तो इनके लिए सुल्तान शब्द का प्रयोग होता है। तो जो सुल्तान थे वे प्रारंभ में इनकी शक्ति बहुत कमज़ोर थी। इन्हें जो भी बाहरी जो आक्रमण थे उन सब से जो धन वगैरह की आवश्यकता होती थी, एक तो अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए, तो शुरू में ये बहुत कमज़ोर थे। ये क्या करते थे, बाहरी आक्रमण से बचने के लिए भी इनके पास पैसे वगैरह नहीं होते थे, मतलब धन का अभाव था। इन्हें क्या होता था, ये कर पर, लूटपाट पर निर्भर रहते थे और व्यापार पर। जब लूटेंगे और कर प्राप्त करेंगे, व्यापार करेंगे, तब जाके इन्हें धन मिलता था। तो भीतरी प्रदेश का मतलब यहाँ बताया गया है किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करे। भीतरी प्रदेश उन्हें कहते हैं जो शहर या जो बंदरगाह, इनके आसपास के जो इलाके होते हैं, ये क्या करते हैं, उनकी जो आवश्यक वस्तु और सेवाएं उनकी पूर्ति करते हैं। गैरिसन प्रदेश, गैरिसन प्रदेश क्या होता है, किलेबंद, बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, गैरिसन जहाँ एक सैनिक का स्थल हो। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के
गैरिसन शहरों का नियंत्रण ही कठिन था। जो दिल्ली तो धीरे धीरे अब केंद्र बन रही थी, लेकिन जो दिल्ली के अलावा जो दूर दूर के प्रदेश थे, जैसे बंगाल वगैरह हो गए और बनारस लखनौती हो गया, ये सब क्या थे, दिल्ली से बहुत दूर थे। तो इन पर दिल्ली पर शासन करते हुए इन सब जो शहर थे इन पर नियंत्रण रखना थोड़ा कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उससे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। और ख़राब मौसम में क्या होता, बगावत क्या होती है, जब किसी राज्य में या शहर में आपसी मनमुटाव हो जाए, विद्रोह हो जाए और राजा के विरुद्ध जो प्रजा है वो असंतुष्ट हो, तो क्या करती है, बगावत करती है, उनका विद्रोह करती है। युद्ध और जो भी बारीकी संदेश वगैरह थे वे दूर होने के कारण क्या होते थे, वे सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते थे और जो मौसम आदि के कारण इसमें जो नियंत्रण था उसे रखना थोड़ा मुश्किल था। शासन के अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। ये दिल्ली की जो शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी, उससे पहले की जो स्थिति थी ये उसका वर्णन कर रहा है। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत के भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में उपस्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब में जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों और चरवाहों को उनके पर्यावरण से खदेड़ दिया गया। अब क्या किया, धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है, तो इसके विस्तार के लिए जो गंगा यमुना के दोआब थे वहाँ के जंगल साफ किए गए। उस जंगल में जो शिकारी रहते थे, संग्राहक रहते थे, चरवाहे रहते थे, उन्हें वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया और उसे साफ करके वहाँ पे कृषि कराने लग गई, खेती होने लग गई। अब कृषि कार्यों को प्रोत्साहित किया, व्यापार मार्ग को सुरक्षित और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और गैरिसन शहर तथा शहर बसाए गए। तो क्या हुआ, अब जैसे कि जो वो कृषि संबंधी स्थल तैयार हो गए, अब व्यापार को और सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिया, इसके अलावा उनकी उन्नति के लिए प्रोत्साहन दिया और गैरिसन शहर मतलब जहाँ पर सैनिक निवास करते हों वे बनाए गए और शहर को बनाया और बसाया गया। अब दूसरा विस्तार सुल्तान की जो बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली और इसकी सेना जो थी ना वो बहुत दृढ़ थी, बहुत शक्तिशाली थी, और इसके अलावा इसने अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं अपने साम्राज्य में चलाई। तो उन्होंने अभी फ़िलहाल ये संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताया है, क्योंकि अब दिल्ली का विस्तार किस प्रकार हुआ तो उसमें किसी एक सुल्तान का हाथ नहीं था, उसमें विभिन्न सुल्तानों का हाथ रहा है। तो उसमें अब अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन यहाँ पे आया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनेकों जो सैनिक अभियान किए,
अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। पहले अलाउद्दीन ने किया, फिर इसके अलावा अब मोहम्मद तुगलक ने भी इस अभियान में सहयोग दिया दक्षिण भारत में। अब इन अभियानों में जो सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 1.5 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंतर्गत इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुके थे। इनके शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इनके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किसी सीमा तक और कितना प्रभावित था। अब क्या हुआ था, धीरे धीरे अनेक राजाओं ने अभियान शुरू किए और उनकी जो सैनिक शक्ति थी वे अधिक बढ़ने लग गई थी। तो जो शत्रु सेना थी उन पर विजय हासिल करी और शहरों पर कब्जा कर लिए, और जो सूबेदार वगैरह थे वे इन जो सुल्तान थे इनके जो सूबेदार वगैरह थे वे न्यायिक फैसला करते थे, मुकदमों की सुनवाई करते थे और आंतरिक जो भी आंतरिक असंतोष थे उसे शांत करते थे। ये देखिए कुछ दक्षिण के अभियान: चित्तौड़, रणथंभौर, यादव, देवगिरी, सोमनाथ, गुजरात, कड़ा, वारंगल, होयसल, तंजावुर, मदुरई, पांडे, द्वारपाल, बंगाल, ये सब इनके दक्षिण भारत के सैनिक अभियान रहे हैं। ये सब किसके हैं? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी पर एक मूवी भी बनी है ना, जिसमें पद्मावती है और अलाउद्दीन खिलजी, कुछ ऐसा रोल सा तो उसमें पता चलता है कि उसमें किस प्रकार जो चित्तौड़ है उसको वे पहले तो वे रानी पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपना जौहर कर लिया था। फिर किस प्रकार उन्होंने मतलब जो चित्तौड़ है उस पर विजय हासिल करी। बहुत ही हिंसक घटनाएं घटी थी, बहुत ही लोगों की जानें गई थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं हम। ये मस्जिद के बारे में बताया गया है। बारहवीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उनके मीनार, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली ए कुहना, पुराना शहर, ये दिल्ली का पुराना नाम है, दिल्ली ए कुहना कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और विस्तृत किया और जो मीनार 3, जो मीनार ये दिख रही है, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, ये सब किस अलग अलग सुल्तानों ने बनवाई थी। सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने इन इमारतों का निर्माण कराया। और ये जो मस्जिद है इसके बारे में थोड़ा देखिए। यह जो अरबी शब्द मस्जिद
यह अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्रित होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानित और विद्वान पुरुष को इमाम अर्थात नेता के रूप में चुना जाता है। और शुक्रवार के दिन जो जुम्मा होता है उसमें क्या होता है, वे धर्म उपदेश करते हैं जिसे खुतबा कहा जाता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत के किस दिशा में पड़ता है मक्का, वो है पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है। इसके अलावा बेगमपुरी मस्जिद यह है मोहम्मद तुगलक के राज्य में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना विश्व की शरणस्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। ये वाली मस्जिद एक बेगमपुरी मस्जिद इस मस्जिद का नाम है। ये दिल्ली के उस समय इसका जो नाम था दिल्ली की नई राजधानी जो तुगलक था, मोहम्मद तुगलक, जहांपना नामक उसकी राजधानी प्रसिद्ध थी, वहाँ पर ये मस्जिद बनाई गई थी। बेगमपुरी मस्जिद इस मस्जिद का नाम है। ये वास्तुकला दे रखी है कि जो सुल्तान आए थे वे, फिर उसके बाद जो उनका गुलाम वंश चला, इसके अलावा अनेक वंश चले, उन्होंने जो इमारतें वगैरह बनवाई हैं और इसके बाद जो दिल्ली में अनेक प्रकार के विस्तार किए, भी इसकी बात कर रहा है। और इसके अलावा ये देखिए मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनाई गई। यह है मोट की मस्जिद, सिकंदर लोदी जो थे उनके मंत्री द्वारा बनाई गई थी। ये जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में बनाई गई। ये वाली मस्जिद जमाली कमाली की मस्जिद और ये मोट मस्जिद। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिद बनाई। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता तथा इस आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। जो मस्जिदें थी वे इनमें आपसी में एकता बनाने के लिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उनके सम्मान में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। मस्जिदें सहायक थी एक समुदाय का अंग होने के बोध का प्रबल करती थी और ज़रूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक विभिन्न प्रकार के पृष्ठभूमियों से आते थे, भिन्न प्रकार से भिन्न स्थान से आते थे। तो वे जो मस्जिद होती थी वे उनको देखकर एक एकता का अनुभव करते थे, एक अपनेपन का अनुभव करते थे। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेक नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेक के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर
इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष मुगलों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। जो सुल्तान थे दिल्ली के, वे और सुल्तानों में भी बहुत से सुल्तान हुए हैं, तो क्या करते थे वे, जो सामंत होते हैं और जो ज़मींदार होते हैं उनके स्थान पर वे अपने जो निजी गुलाम होते हैं वे उनको इन पदों पर नियुक्त करना अधिक अच्छा मानते थे और अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फ़ारसी में बंदोगवा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे क्योंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। सुल्तान बेटे से बढ़कर गुलाम। पहले देखिए, अब इनकी कुछ अलग ही विचारधारा थी। जिस गुलाम को हमने सुल्तानों की सलाह दी जाती थी, जो सुल्तान है उनको सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होते हैं। अब पहले कुछ इसी प्रकार का ही सिलसिला था, क्योंकि ये जो तुर्क जो आए थे ये हमारे फिर भारत में जो बसे हैं तुर्क के बाद, जो धीरे धीरे अफ़गान से आके, तो ये जो थे ना, ये अपने बेटे से ज़्यादा अधिक गुलामों को ही महत्व देते थे। तो जो मोहम्मद गौरी मरा था, फिर उसने इल्तुतमिश को अपना राज्य दे कर गया था। फिर इससे पहले भी उससे फिर अनेक जो गुलाम हुआ करते थे जो और अधिक पुराने हो जाते थे, तो वो इन सब गुलामों से आपसी संघर्ष करते थे कि ये राजगद्दी हमारी है, ये राजगद्दी हमारी है, कि सुल्तान को जो देने का हक है ये हमको है पहले, क्योंकि हम मतलब बहुत पुराने हैं। तो उनकी जो गुलामगिरी होती थी वो बहुत पुरानी हो जाती थी, तो वो जैसे जैसे पुराने होंगे वो और अधिक शक्तिशाली और समृद्ध होंगे। तो इस प्रकार का वाद विवाद चलता था। और पहले ऐसा होता भी था कि जो सुल्तान होता था वे अपने बेटे को राजा अर्थात सुल्तान न नियुक्त करके वे गुलाम को ही सुल्तान नियुक्त किया करता था। देखिए, खिलजी तथा तुगलक शासक बंदूकों का इस्तेमाल करते रहे, साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्गों के लोगों को भी ऊंची राजनीति पदों पर बैठाते रहे। ऐसा लगता है कि सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। अब इतने छोटे छोटे लोगों को इतने ऊंचे पदों पर बैठाएंगे तो उसमें क्या होगी, राजनीतिक अस्थिरता बनने लगेगी। मुग़ल और आश्रित अपने मालिकों तथा संरक्षणों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। कहने का मतलब, जो सुल्तान, मान लीजिए एक सुल्तान है, वे किसी को अपना संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है, या जो सुल्तान है, सुल्तान को संरक्षण कई प्रकार से, जैसे सैनिक संरक्षण हो गया, इसके अलावा कर संरक्षण हो गया, और जो वफादारी करते थे लोग सुल्तान की,
तो वे जो लोग होते थे जो वफ़ादारी करते थे, वे जो सुल्तानों के प्रति वफ़ादार होते थे और अपनी ईमानदारी रखते थे। इसके अलावा जो उनके पुत्र वगैरह होते हैं, जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं, वो उनके प्रति कोई वफ़ादारी नहीं रखते थे, कोई इतना मतलब जैसे प्रेम सम्मान नहीं रखते थे। अगर उनके मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी ऐसे शहर के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्ताना द्वारा नीचे तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगा था और फारसी त्वारिख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की। जाहिर सी बात है, जब बड़े पद पर या फिर बड़े घराने के लोग मौजूद हैं तो उस पे किसी पद पर नियुक्ति करने पर जो सुल्तान होता था वो नीचे जो घराने या नीचे ख़ानदान वाले लोग की नियुक्ति करता था, तो इससे जो बड़े ख़ानदान या बड़े घराने के लोग थे वे उससे नाखुश होते थे। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पे नियुक्तियाँ बताई गई कि किस पे किसकी नियुक्ति कर दी गई। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुम्बार नामक कलाल, ये क्या करते थे, ये शराब बनाने और बेचने वाले थे। इसके अलावा फिरोज हज्जाम नामक नाई, ये क्या करते, बाल काटते थे। और मन का तब्बाख नामक बावर्ची जो होते हैं, जो उसमें किचन रसोई में काम करते हैं। और लड्ढा पर पीर नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक, अब इनको क्या दिए, ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया। 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान की राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया है। आलोचना करी है इसमें जियाउद्दीन बर्नी ने। किसकी आलोचना की है? मोहम्मद तुगलक की। पहले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। जैसे सामंत होता है, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, जिस प्रकार सामंत की नियुक्ति की जाती थी, ठीक उसी को यहाँ पे सामंत जिन्हें कुछ भूमि दी जाती थी और वहाँ से वे कर वसूलते थे, ठीक इसमें सामंत की जगह इक्ता शब्द का प्रयोग किया है। इलाके इक्ता कहलाते थे वे इलाके जो इन्हें मतलब उपहार में जो ज़मीन दी जाती थी उन्हें कहा है उर्दू शब्द में अलग इन्हें इक्ता शब्द से संबोधित किया है, सामंत न कह के। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। जो उस ज़मीन को या उस भूमि के टुकड़े को संभालते थे उन्हें इक्तादार कहा गया। और उस भूमि को जो दान में दी जाती थी उसे इक्ता कहा गया। और जो संभालने वाला वे इक्तादार या मुक्ति, इन दोनों शब्दों में से कुछ एक भी कह सकते हैं। मुक्ति का फ़र्ज़ था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों के कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वह अपनी सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू
रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसे बाद में उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। तो इसमें ये छोटे से शब्दों में कहें तो जो इक्ता व्यवस्था थी वे क्या हुए बाद में, जो इक्ता व्यवस्था थी वे बाद में लोगों को स्थानांतरित की जाने लगी। पहले तो एक राजा को ज़मीन दी जाती थी, भूमि दी जाती थी और उसका अधिकार दिया जाता था। फिर इस अधिकार को धीरे धीरे हस्तांतरित करने लग गए। जैसे कि पहले जो है कुछ वर्षों के लिए एक व्यक्ति को दी गई ये इक्ता भूमि, ठीक है। ये इक्ता भूमि पहले तो एक व्यक्ति को दी गई, फिर इसने मान लीजिए 2 वर्ष रखी, फिर इसके बाद इससे हस्तांतरित हो जाएगी दूसरे व्यक्ति को, फिर दूसरा व्यक्ति रखेगा। मान लीजिए अब इसने भी 2 वर्ष रख ली, तो अब इसके हस्तांतरित हो जाएगा तीसरे व्यक्ति, इसने भी मान लीजिए 2 रख दी। तो अब क्या हुआ, जो इस प्रकार जो अलाउद्दीन खिलजी थे और मोहम्मद तुगलक थे, ये जो 2 सुल्तान हुए, इनके शासनकाल में ये जो इक्ता व्यवस्था थी इस पे जो नियंत्रण और अधिक तेज़ी से रखने लगे। और जो ये कर वसूलने वाले थे ना, अंत में क्या हुआ, ये कर वसूलते थे और जो इनका कर होता था ये सुल्तान के खजाने में जाता था, सुल्तान के दृष्टि में, उनके निगरानी में वे इन्हें वेतन की तरह सैनिकों को या उच्च पदाधिकारी को प्रदान करते थे। सीधी साफ यही बात, ठीक है। इसके अलावा आगे जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंत और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता में आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अब सुल्तानों की शक्ति बढ़ रही है, तो जो आंतरिक अपने शहर के पहले जो इलाके हैं उनके शहर के आसपास के आंतरिक क्या हुआ, उनके जो भूस्वामी थे और जो सामंत अमीर जो जमींदार थे, इन सबको अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए, मतलब अब जो सुल्तान हैं वे अब जो भी आसपास के सामंत वगैरह हैं वे सुल्तान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है अब वे उनको मानेंगे और उनके कहे अनुसार चलेंगे। कहने का मतलब जैसे राजा की शक्ति बढ़ती चली जाती है, ठीक वही इसी प्रकार सुल्तान की शक्ति बढ़ती चली गई। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आए। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। अलाउद्दीन खिलजी जो है, जो इनके काल में जो भू राजस्व निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य जो है अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। जो स्थानीय सामंत लेते थे अब उन्हें हटा दिया गया, चलो हटो, बहुत आपने अपनी मनमानी कर ली, मनमाना कर भी वसूलते थे वे। इसके अलावा जब इनकी दृष्टि में कार्य हो रहा है तो वे अपनी इच्छा और अपनी
क्षमता अनुसार करेंगे, लेकिन जो सुल्तान होगा वो सबके हित में रहकर अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा, बल्कि इसमें उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया जाता था। जो पहले सामंत बने बैठे थे और जो कर वसूलते थे, अब उनको हटा दिया गया। वे अब प्रत्यक्ष रूप से कर वसूलते थे और जो पहले सामंत थे अब उनको भी कर देना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय की बात की जा रही है। ये सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सामंत की नौकरी करने लगे। अब क्या हुआ, जिनकी पदों की नियुक्ति हुई है ये लोग कुछ नौकरियां ढूंढने लग गए अपने राजा के, जो सुल्तान है उनके दरबार में ही। उस समय 3 तरह के कर थे। देखिए उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी थे सुल्तान, उनके शासनकाल में किस प्रकार के कर थे। 3 तरह के कर थे। वे थे कृषि कर, ये तो सामान्य हर राजा अथवा सुल्तान के शासनकाल में रहा है, जिसे खराज कहा जाता था। कृषि कर को खराज कहा गया है। इसके अलावा और अन्य किसान की उपज का लगभग 50% होता था। ये जो कृषि कर होता था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ये होता था 50%, सिर्फ कृषि का। मवेशी का, जो जैसे वे बकरी पालते थे या फिर भैंस, बकरी, गाय वगैरह जो पालते थे, मवेशियों पे भी कर था। इसके अलावा जो घर थे उन पर भी कर था। घर जो वहाँ पे बनाए गए होंगे, और इसके अलावा उसमें जो रहन सहन का घर था, रहन सहन का जो भी था उनका भी वे कर लेते थे। इसके अलावा यह याद रखना ज़रूरी है कि इन उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। प्रारंभ में तो बाहर था, धीरे धीरे उनकी जो सुल्तान है उनकी शक्तियाँ और बढ़ती चली गई। उन्होंने और विस्तार करना शुरू कर दिया। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत के विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, पहले जो दिल्ली, एक तो दिल्ली केंद्र थी और उससे दूर दूर के प्रशासनिक जो भी शहर थे उन पे नियंत्रण रखना कठिन था। लेकिन जैसे ही भारत के जो भी नए सुल्तान हुए उन्होंने दक्षिण भारत में अभियान किया और विजय प्राप्त की, तो उससे वे फिर से एक स्वतंत्र रूप से उनकी जो शक्ति हो गई वह बढ़ गई। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घोर जंगल वाले क्षेत्र भी ऐसे थे जिसमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। बहुत सी ऐसी जगह थी जिसे अभी भी पार पाना थोड़ा मुश्किल था। जैसे जंगली घने जंगल में सुल्तान की जो सेनाएं थी वे मतलब उनकी जो भौगोलिक स्थिति थी उसको अच्छे से नहीं जानते थे, जिस प्रकार वे उसमें थोड़ा विजय हासिल करने में असमर्थ थे। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ समय तक ही रह पाता था। हालांकि दक्षिण भारत के बहुत से स्थानों पर अलाउद्दीन खिलजी और अनेक जो सुल्तान हुए उन्होंने अपना अभियान चलाया और विजय हासिल करी। लेकिन जंगल कुछ ऐसे थे जिनमें सरदारों का ही बोलबाला हुआ करता था और ये लोग जो सुल्तान थे वे ज़बरदस्ती अपने जो अधिकार होते थे वे उन पर थोपते थे, जंगलों वगैरह पर अधिकार करके।
लेकिन वे कुछ समय तक ही उनकी शक्तियाँ रह पाती थी। इसके अलावा देखिए कुछ और बातें इसमें दी गई हैं। बाद में वह कुछ क्षेत्र फिर से ये तो हो गया हमारा। आगे चलिए इधर चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल ने 1219 में उत्तर और पूर्व ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और उसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका घात झेलना पड़ा। जो चंगेज़ खान है ये तो बहुत ही मतलब जैसे खाना बदोश आपने नाम शब्द सुना होगा। खाना बदोश जो होते हैं जो एक स्थान पर अधिकतर नहीं रुकते। ये क्या करते हैं, ये हैं कि कुछ जगह कुछ समय तक एक स्थान पर रहेंगे, फिर उसे छोड़कर फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर उसे छोड़कर फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो चंगेज़ खान कुछ ऐसे ही थे, मतलब आक्रमण करते, वहाँ पर रहते कुछ समय तक, वहाँ की भौगोलिक स्थिति देखते, वहाँ का रहन सहन देखते, फिर आगे को कूच करते, फिर आगे और आक्रमण करते। तो यही है चंगेज़ खान। अब 1219 में उत्तर पूर्व से हमारे जो उज़्बेकिस्तान है वहाँ से होते हुए दिल्ली पर उसने आक्रमण किया। और क्या हुआ, जो दिल्ली के सुल्तान थे वे इसे मतलब झेल नहीं पाए, उनकी शक्ति इतनी अधिक बढ़ी नहीं थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़े। अब देखिए ये जो मंगोल चंगेज़ खान ये मंगोल ही थे। अब क्या हुआ, अब जो ये अलाउद्दीन खिलजी है, ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जब इनका शासनकाल चल रहा था दिल्ली पर, तो इनका जो मंगोल हैं इन्होंने बहुत अधिक बार आक्रमण किया और कई बार आक्रमण किया। और इसके अलावा इसे मजबूत होकर दोनों ने ही सुल्तानों ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। अब इनसे लड़ने के लिए इन्होंने स्थानीय सेना खड़ी करी अपनी एक विशाल सेना के साथ उन्होंने इस चुनौती का सामना किया। और इन्होंने किस प्रकार इस चुनौती का सामना किया मंगोलों से, ये है अलाउद्दीन खिलजी और ये मोहम्मद तुगलक। इनके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। इन्होंने मंगोलों से किस प्रकार जब सामना किया तो किस प्रकार की तैयारियां करी। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 से 1230 में और 1302 से लेकर 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करी। फर्स्ट, अब देखिए आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर बनाया। मानचित्र 1 में गैरिसन, अच्छा देख लिया हमने गैरिसन होता क्या है, वे स्थान या वे शहर या वे बंदरगाह जो कि अपने स्थानीय व्यक्ति अथवा आसपास की जो भी वस्तु संबंधी और विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है। ठीक है, उन्होंने सैनिकों की स्थापना कर ली। अब गैरिसन शहर भी बना लिए। युद्ध के लिए सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की जो भूमि थी उनसे उन्होंने कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठा करके हल किया। किसानों की जो पैदावार थी उसका 50% हिस्सा अब इन्होंने तय कर दिया था। सैनिकों के लिए 50% ये कर लेने लग गए गंगा यमुना के दोआब से। सैनिकों को वेतन भी अब इन्होंने वेतन की भी समस्या समाप्त करी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। सैनिक अपने आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह
आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या की, एक व्यवस्था चलाई। इतिहास में सबसे पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी बाजार जो नियंत्रण है इसने अपनी बाजार नियंत्रण एक नीति चलाई थी। इसने क्या किया था, जो कीमतें बढ़ने की संभावना थी युद्ध के दौरान अपने जो भी व्यापारी वगैरह थे उन सब से, तो उनको रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। इसमें पूर्ण तरीके से इसकी चर्चा नहीं करी है। आगे जब हम बड़ी क्लासों में जाएंगे तब इसके बारे में अगर आगे आता है तो हम उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, इसने अब कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अक्सर यह बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उनको सजा दी जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उनके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खातिर भी खतरे का भी सफलतापूर्वक सामना किया। ठीक इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की तरह मोहम्मद तुगलक ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए, लेकिन इन्होंने बाजार नियंत्रण नीति जो है वे नहीं अपनाई थी। इसके अलावा इन्होंने कुछ दूसरी अपने समाज में नीति अपनाई, जिसके हालांकि इन्होंने अपनी मोहम्मद तुगलक जो हैं वो बहुत दूरदर्शी राजा थे, लेकिन इनकी जो व्यवस्था थी वे कुछ सामान्य सुल्तानों से हटकर थी। तो उनकी जो प्रजा थी वे इन सुल्तान पर थोड़ा कम विश्वास करती थी, जिसकी वजह से ये मतलब अपनी जो भी व्यवस्था इन्होंने अपनाई थी, जो भी इन्होंने कदम उठाए थे वे थोड़ा विफल रहे थे, क्योंकि इनकी जो प्रजा थी उनका सहयोग कुछ कम मिला था। चलिए देखिए, फ़िलहाल के लिए अभी हम देखते हैं। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपने सैनिक की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। अब इन्होंने क्या किया, उज़्बेकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए अपनी एक सेना तैयार कर ली, जो कि एक स्थायी थी। इन्होंने अपनी सैनिक शक्ति को और अधिक मजबूत किया और संसाधनों का और अधिक उचित उपयोग किया। नया गैरिश शहर बनाने, हमने पढ़ा है गैरिश शहर क्या होता है, बनाने के स्थान पर दिल्ली के चार शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कुल्हना को निवासियों से खाली करवाकर वहां पर सैनिक छावनियां डलवा दी और पुराने जो शहर के निवासी को दक्षिण में बनी राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। इन्होंने अपनी राजधानी को ही हस्तांतरित कर दिया। अपनी राजधानी, इनकी जो पहली जो राजधानी थी ये दिल्ली का ही पुराना नाम दहली ए कुल्हना था। तो क्या हुआ, वहाँ से इन्होंने अपने जो प्रजा है उनको हटा दिया और उसको दौलताबाद भेज दिया। उन्हें दौलताबाद हस्तांतरित कर दिया इसके, और जो दिल्ली है उसको पूरी सैनिक छावनी बना दी। इसके अलावा इन्होंने अनेक प्रकार के जो मुद्रा प्रचलित कराए थे। वे मतलब
कुछ मुद्रा में परिवर्तन भी लाए इस समस्या से निपटने के लिए। तो सेना को खिलाने के लिए उसे उसी इलाके के खाद्यान्न इकट्ठा किया गया और लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। उन्होंने अतिरिक्त कर लगाए, लेकिन क्या हुआ, अकाल पड़ गया। फिर भी खाद्य पूर्ति संपन्न हुई। किसी न किसी प्रकार से उन्हें ये सफलता मिली खाद्य पूर्ति की। लेकिन अगली जो व्यवस्था आने वाली थी उसमें थोड़ा सा ये चूक गए। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन चलाया, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। ये जो सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़े आसानी से बनाए जा सकते थे। अब मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उन्होंने सोने और चांदी की मुद्रा ना बना के एक धातु की मुद्रा बनाई, जो कि उससे इन्हें जो जनता थी इन पर इनको विश्वास नहीं था कि मतलब इनकी जो ये मुद्रा है सोने और चांदी के अलावा किसी और धातु में बनाई जा रही है, तो वो पूर्ण रूप से चलेगी या नहीं चलेगी, इस पे वे विश्वास नहीं करते थे। तो इसलिए वे सोने और चांदी के जो सिक्के थे वे उसमें अपने पास छुपा के रख लेते थे, और जो कर का भुगतान करते थे वे जो उनके द्वारा हाल ही में चलाए गए सिक्के थे उनके द्वारा करते थे। और कुछ नकली सिक्के भी ऐसे बरामद मिले थे। हालांकि वैसे अभी इसमें कुछ विशेष उल्लेख नहीं किया है। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। ये जो कदम थे वे असफल रहे। कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसे प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उसने कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जा रहे लोग बहुत नाराज़ थे। जब जाहिर सी बात है, जो प्रजा है जहाँ मतलब उसने कई वर्षों से अपने पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो वंश वहाँ रहता चला आ रहा था, और अचानक उन्हें उठा के कहीं और ले जाए, प्रजा इससे नाखुश थी। और हालांकि इसमें ये तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, आगे जब आगे हमारी क्लासेस में आएगा तब हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। कई लोगों को जो अपाहिज थे, जो विकलांग थे, उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती पकड़ करके इन्हें ले जाया गया था, तो इससे तो प्रजा नाखुश थी। हकीकत में ही ऐसा था। और करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से वृषभद जनता बगावत पर उतर आई। अब वो विद्रोह तो करेंगे क्योंकि अकाल पड़ा है, ऊपर से उन्हें अपना स्थान भी बदलना है। और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी ही पड़ी। और जब उन्होंने मुद्रा वापस ली तो सोने और चांदी की जो सिक्के थे उन्हें जो आम जनता थी उन्होंने ऐसे ही पहले से छुपा के रख लिया था। तो उन्हें एक प्रशासनिक जो धन संबंधी संकट थे उनका भी सामना करना पड़ा। हालांकि इन सब व्यवस्थाओं से उन्होंने जो मंगोल आक्रमण था उनको कई सीमा तक सुरक्षित रखने का प्रयास किया था। अब इसके अलावा हम आगे देखते हैं, आगे कुछ नहीं है, कुछ हद तक हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है।
इन तमाम असफलताओं की गिनती करने पर हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सुल्तान के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई। दिल्ली की, हाँ, जो सबसे पहले दिल्ली जो है उसे फतेह अर्थात उस पर विजय प्राप्त करने के लिए योजना बनाई थी। किसने बनाई थी? मंगोलों ने बनाई थी। और किन किन ने सफल विद्रोह किया था, मंगोल के आक्रमण का जवाब दिया था? वो है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहाँ मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विद्रोह सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था, अर्थात हिस्सा थे। इसके अलावा आगे देखिए, 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका एक हमने देख ली। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। हाँ जी, बिल्कुल। तब तक जैनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। अब जैसे मुग़ल सल्तनत के समय वे तो अपना विस्तार कर ही रहे थे कि दिल्ली में और अधिक विस्तार, अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, पर इसके अलावा जो राज्य थे और जो विभिन्न प्रकार के राज्य थे, उनकी राजधानी वो भी अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। जैसे राजपूत हो गए, अफ़गान हो गए, इन सब की बात करी है। और इसके अलावा बहुत हमारे सुल्तान के समय में जो दिल्ली थी उस पर अनेक प्रकार के आक्रमण हुए थे। जैसे कि आगे देखते हैं हम। इस काल में स्थानीय राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। देखिए, शेर शाह सूरी जो था उसने हुमायूं के जो अब मुग़ल वंश की बात यहाँ पे थोड़ी सी आई है। जो मुग़ल वंश में हुमायूं थे वे 1540 में उसने आक्रमण किया और इसके बाद उसने विजय हासिल कर ली। किस पे? दिल्ली पे। इसके अलावा फिर उसने क्या हुआ, 1540 से लेके 45 तक 5 साल पूरा उसने साम्राज्य पर शासन किया। अपनी शक्ति, अपने नियम और अपने कर वसूली वगैरह जो भी साम्राज्य संबंधित थे, जो भी नियम थे, वे उसने 5 साल तक साम्राज्य को जीता और शासन किया। बिहार में अपने चाचा के छोटे से इलाके के प्रबंध के रूप में कार्य शुरू किया था और आगे चलकर उसने उन्नति हासिल करी शेर शाह सूरी ने। इसके अलावा फिर आगे देखिए, पहले तो उसने छोटे से राज्य पर विजय हासिल करी। अब हुमायूं को इसने 1530 से 1540 तक, इसके अलावा ये यहाँ पे 10 वर्ष हो गए। इसके अलावा 1555 से 1556 तक और यहाँ पे 1 वर्ष मान लीजिए तक को चुनौती दी और परास्त किया। हुमायूं को हराया और इसने शेर शाह सूरी और उसका जो अगला पुत्र था, उन दो वंशों ने दो पीढ़ियों ने शासन किया था। इसके अलावा फिर आगे चल के इन्हें फिर और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। शूर वंश ने केवल 15 वर्ष अर्थात 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी
चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 में जब मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत जो था वे धीरे धीरे इनकी शक्तियाँ बढ़ती रहीं। फिर अकबर के बाद अकबर से तो पहले ही राजवंश शुरू हुआ था, अकबर तो बाद में आता है। तो दिल्ली सुल्तान से लेकर दिल्ली सल्तनत में मुग़ल वंश से गुलाम वंश से लेकर आगे चल के मुग़ल वंश पे जो शासनकाल होता है वे समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और अब मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।